अस्सलाम वालेकुम सब पार्टिसिपेंट्स को दी लर्नर्स एकेडमी ऑनलाइन की तरफ से खुश आमदीद। तो आज का जो हमारा कैसे हैं आप वलीद? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप खैरियत से? जी शुक्र अल्लाह का। मैं वेट कर रहा था, 4-5 मिनट में वेट कर लेता होता हूँ कि चले बाकी अगर लोग आ जाएं। वैसे टाइम से आना चाहिए क्योंकि आपको पता है ये बड़ा फिक्सा टाइम होता है, तो हम इसको आगे पीछे नहीं कर सकते। फिजिकल क्लास का थोड़ा सा और तरह का मैनरिज्म होता है। एनीवे, तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट। तो जिस तरह के फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के मुतालिक पढ़ते हुए हमने ये पढ़ा था कि 5 फॉर्म्स होती हैं और फिर उन्हीं वर्ब्स को आगे जो है हमने उनकी कंस्ट्रक्शंस बनाई थी। तो कंस्ट्रक्शंस में हमने 3 कंस्ट्रक्शंस पढ़ी थी। एक कंस्ट्रक्शन थी कि फ्यूचरिटी कैसे मेक करते हैं, और फ्यूचरिटी जो है ये आगे जाके मजीद इवॉल्व होगी, किसी और पैटर्न में चली जाएगी। तो वो था कि विल शैल के बाद बेस फॉर्म। और कॉन्टिन्यूटी के मुतालिक हमने पढ़ा था कि बी और प्रेजेंट पार्टिसिपल, और परफेक्टिविटी के मुतालिक हमने पढ़ा था कि हैव और पास्ट पार्टिसिपल। ये वो परमानेंट फीचर्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज के जो कभी चेंज नहीं होते। इनकी कॉन्टिन्यूटी जो हमने पता नहीं कहाँ कहाँ यूज करनी है, टेंस ऑन टेंस प्लेसेस वी कैन यूज इट, तो वो एक ही चीज रहेगी कि वो बी और पास्ट पार्टिसिपल रहेगी, वो कभी चेंज नहीं होगी। दिस इज एन अनचेंजेबल फिनोमिनन इन इंग्लिश लैंग्वेज। और इसी तरह परफेक्टिविटी का था कि वो हैव और पास्ट पार्टिसिपल ही रहेगा। तो उसी में से आज हम फ्यूचरिटी जो है उसकी तरफ हम आते हैं। तो पहला जो आज हम पढ़ रहे हैं वो फ्यूचर इंडेफिनिट है। रूटीन में आप देखते हैं कि टीचर्स आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट वगैरह पढ़ाते हैं और आपको साथ बताते हैं कि ये पहला टेंस है। देयर इज नथिंग लाइक पहला दूसरा टेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज और नॉट इन एनी अदर लैंग्वेज। तो ये सारी चीजें आपको जिस तरह के पहले भी बताया जा चुका है कि ये गलत हैं। तो हमने एक्चुअली सिर्फ स्टडी करना है, ये नहीं होता कि ये पहला टेंस है दूसरा। ये बड़ी मुज़क्का खेज बातें हैं। मुज़क्का खेज से मुराद फनी बातें हैं, फ्रिवलस बातें हैं, फेक बातें हैं कि पहला भी कोई टेंस होता है और दूसरा भी कोई टेंस होता है। एनीवे, तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट की तरफ चलते हैं। तो वही विल शैल एंड बेस फॉर्म। तो आपने शैल को एक दफा इग्नोर कर देना है, सिर्फ आप विल ही सब जगहों पे अगर आप लगाते रहे, यानी कि आई और वी के साथ हम शैल यूज करते हैं लेकिन आप विल भी यूज करेंगे तो वो बिल्कुल परफेक्टली फाइन होगा, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होती। जो आगे जाके हम इसको डिस्कस कर लेंगे कि शैल का कोई रोल है या नहीं है। बहरहाल इन चीजों में आपको फिलहाल पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये देखें, विल के बाद बेस फॉर्म लग गया गो। तो एक इसका सेंटेंस मैंने मतलब आई हैव मेड इट फॉर यू, ही विल गो टू कॉलेज नेक्स्ट वीक। तो इसमें आप देख रहे हैं कि वही गो जो है विल के बाद बेस फॉर्म लगा है। तो चलिए इसको थोड़ा सा आज हम डिस्कस करते हैं। तो नो डाउट आज आपको बड़ी दिलचस्प बातें एज यूजुअल पता चलने जा रही हैं। आप जानते हैं कि हमें फ्यूचर की पहचान गा, गी, गे से बतलाई जाती है। ये आप सभी जानते हैं कि हमें यही बताया जाता है कि फ्यूचर है तो जी गा, गे, गी आ जाएगा, जिसका लाजमी नतीजा ये होता है कि हम फ्यूचर को सिर्फ इन्हीं 3 अल्फाज से पहचानना या देखना शुरू कर देते हैं। कौन से 3 अल्फाज? गा, गी, गे से। तो यहां से तमहीद से यकीनन आपको पता चल गया होगा कि मैं कोई ऐसी बात करने जा रहा हूं जो एज यूजुअल इस चीज को गलत साबित करने जा रही है। तो देखते हैं कि वो क्या बात होने जा रही है। तो साउंड्स इंटरेस्टिंग ना वलीद? आप मुझसे थोड़ी सी बात कीजिए प्लीज। यस सर, वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ जी, देखें हमें ये बताया जाता है तो आगे जाके हम देखते हैं कि क्या पता चलता है हमें। जबकि दिलचस्प बात यह है कि गा, गी, गे तो प्रेजेंट और पास्ट के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। अब ये देखें, एक बिल्कुल ही अजीब बात आ गई सामने कि कहाँ तो आपको गा, गी, गे पढ़ाया गया और साथ ये बताया गया कि जी ये फ्यूचर होता है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि एक बिल्कुल अजीब सिचुएशन सामने आ गई है कि गागेगी को ही अगर हम देखेंगे तो ये तो प्रेजेंट और पास्ट के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, जिस तरह के मैंने लिख भी दिया। गा, गी, गे प्रेजेंट और पास्ट में कैसे इस्तेमाल होते हैं या हो सकते हैं,
इस बात की वजाहत जाहिर है कि आइंदा लेक्चर्स में ही मुमकिन हो सकेगी। चूंकि हम इस वक्त फ्यूचर पढ़ रहे हैं और हम पास्ट में नहीं जा सकते, लेकिन आपको जो एक गलती, जो एक मुगालता हमें पढ़ाने में रखा जाता है कि गागेगी है तो जी फ्यूचर है, उसकी बात फिलहाल मैं आपसे कर रहा हूं कि ये पहचान बिल्कुल गलत है। या जिस तरह बाकी चीजें आपको पता है 2 दिन से हम पढ़ रहे हैं कि वो गलत होती हैं। अगर सिर्फ गागेगी ही से जुमला हमने पकड़ना है या पहचानना है तो मैंने आपको आगाह कर दिया है कि गागी गे तो प्रेजेंट और पास्ट में भी लगते हैं, और जब जाहिर है हम प्रेजेंट या पास्ट में जाएंगे, जब इन मौजूआत पे जाएंगे तो ये भी आपको एक्सप्लेन हो जाएंगी। क्लियर जी? अच्छा Yes, जी, sir. आगे हम चलते हैं। तो ऊपर फिलहाल आपने चीजों को एक दफा एब्जॉर्ब करते जाना है, जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ ये वाजे होती जाएंगी। मुझे पता होता है मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मुझे ये भी पता है कि मैंने कब किस चीज को डिस्कस करना है, तो वो आपको समझ आएगी। मैं कभी इबहाम यानी कि एम्बिग्विटी नहीं छोड़ता होता, अनक्लैरिटी नहीं कहीं छोड़ता होता, आपने ये बात जहन में रखनी है। जो हमने 1-2 दिन में पहले पढ़ा है तो उनमें अगर कोई चीज अगर अगर आपको क्लियर नहीं हो रही तो वो अब होने जा रही है। अब से मुराद आज नहीं, आइंदा 3-4 दिन में। तो ऊपर बयान करदा वजाहत से नतीजा ये निकलता है कि फ्यूचर को गा गी गे से देखना या पहचानना एक सरासर गलत अमल, अमल का मतलब प्रैक्टिस है। इनके अमल अगर किसी को नहीं समझ आ रहा, आजकल बच्चों की उर्दू वीक है तो मैंने साथ अंग्रेजी इसलिए लिख दी है। सवाल पैदा होता है कि फ्यूचर को गा गी गे से देखना या पहचानना अगर एक गलत अमल यानी कि प्रैक्टिस है, तो फिर दुरुस्त अमल यानी कि प्रैक्टिस आखिर क्या है? ये जाहिर है, ये फिर सवाल पैदा होगा कि अगर गा गी गे नहीं है तो फिर सही क्या है? इस सवाल का जवाब बड़ा सीधा और सादा है। वो ये कि हमें फ्यूचर को गा गी गे की बजाय टाइम फ्रेम में देखना चाहिए। जी वलीद, आप अपना माइक और कैम भी प्लीज खोल लें और मुकद्दस भी खोल लें। जाहिर है हम 2-4 ही बंदे बैठे होते हैं, अमजद भी बेशक खोल लें तो अच्छा लगेगा कि मैं आप लोगों को देख पा रहा हूँ। माइक बेशक बंद रखिए। जी वलीद, थोड़ी सी मुझसे बात कीजिए, इंटरेक्ट कीजिए मुझसे। तो आपको दिलचस्प लगा कि ये गागेगी, तो बिल्कुल ही एक और ही चीज निकल आई है, तो पास्ट में भी इस्तेमाल होगा और प्रेजेंट में भी इस्तेमाल होगा। और यहाँ पे अब हमने क्या अहम पॉइंट पढ़ा है कि फिर हम इसको पहचानेंगे कैसे। यहाँ पे अब डिस्कशन हमारी पहुंच गई कि अगर गागेगी नहीं है तो फिर हमें फ्यूचर का पता कैसे चलेगा। तो जी आप मुझे बताएं कैसे पता चलेगा? सर अब टाइम फ्रेम उस गा बिल्कुल गी गे के टाइम नहीं, गागेगी आए या ना आए हमें इसकी परवाह नहीं है। टाइम उसके टाइम हमने, फ्रेम जी बिल्कुल में हमने, जी जी सही, हम बात जो हम कर रहे हैं उसका टाइम फ्रेम देखेंगे, आसान तरीन तरीका, और आगे आपको समझ आ जाएगी। अभी तो जाहिर है पहले बात शुरू होती है, बात शुरू होती है तो फिर वो आगे फैलती चली जाती है और एक्सप्लेन होती चली जाती। तो सबसे पहले हमें 2 पॉइंट्स का पता चला कि गा गे गी से फ्यूचर को पहचानना ये एक गलत प्रैक्टिस है। अच्छा, सही प्रैक्टिस क्या होगी कि हम जुमले को, वो गागेगी आ भी सकता है, मैंने ये नहीं कहा कि ये नहीं आएगा, ये पहचानना गलत है। चूंकि गागेगी का हमने पढ़ा कि वो तो पास्ट और फ्यूचर में भी लगेगा। इसका मतलब है कि जब वो पास्ट और फ्यूचर के लिए लग रहा होगा तो फिर भी आप उसको फ्यूचर समझेंगे, ये तो गलत हो जाएगा हर चीज। तो इसका आसान तरीका ये है कि हम उसको टाइम फ्रेम में देखेंगे। जैसे मैंने कल लाहौर जाना है, इधर देखें, अभी आप गए तो नहीं, जाना है। अब ये देखें कैसा जुमला है जिसमें गागेगी नहीं आया, लेकिन इसका टाइम फ्रेम देखें। वलीद आप मुझसे बात कीजिए प्लीज, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। यस यस सर, देखें, ये फ्यूचर वाला टाइम फ्रेम है। देखें अब इसमें गागेगी आया, यही मैं आपको रियलाइज करवाना चाह रहा हूँ। यानी कि ये लेक्चर्स जो हैं बड़े इंटेंसिव किस्म के लेक्चर्स आपको मिलने जा रहे हैं। यही आपको रियलाइज करवाया जाएगा कि आप गलत अंग्रेजी कैसे पढ़े हुए हैं, दुरुस्त हमने कैसे करना है। अब देखें, जब आपने ये कहा मैंने कल लाहौर जाना है, जाना है, अभी आप गए नहीं, तो ये टाइम फ्रेम क्या है, क्या बता रहा है आपको कि ये फ्यूचर की बात है। यस सर। अच्छा, फिर आप कहते हैं मैंने शादी की एक तकरीब अटेंड करनी है। अब ये देखें, अभी आपने अटेंड की नहीं, अभी वो शाम को होनी है या कल होनी है जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। तो आप मुझे इतला कर रहे हैं कि यार मैंने एक शादी की तकरीब अटेंड करनी है तो मुझे जरा जल्दी है। इधर देखें, आपने अटेंड तो नहीं की, तो इसमें देखें गागेगी कहाँ आया। अच्छा,
मैं बहुत जल्द कराची जा रहा हूं। अभी आप गए नहीं, आपने मुझे क्या कहा, जा रहा हूं। इधर देखें, बज़ाहिर ये लगता है कि पता नहीं ये कॉन्टिन्यूटी है, नहीं, आप एक जो इरादा है वो आप मुझे बता रहे हैं कि मैं यार कराची जा रहा हूं, मुझे वहां पे एक काम है। तो अब देखें इसमें गागेगी कहाँ आया, लेकिन ये क्या हमें बता रहा है कि ये फ्यूचर की बात आप कर रहे हैं। अच्छा आगे चलते हैं, मैं घर जाऊंगा, ये देखें गा आ गया। गा मैंने जानबूझ के लिखा है ताकि आप बिल्कुल भी ना समझे कि गा शायद मैंने वैसे ही उड़ा दिया। मैंने शुरू में कह दिया कि हमें ये नहीं देखना होता कि फिक्रे में गागेगी आएगा या नहीं आएगा, चूंकि गागेगी तो फिर प्रेजेंट और फ्यूचर में भी आएगा तो वो तो गड़बड़ कर देगा। हमने सिर्फ अपनी की हुई बात यानी कि लिखी हुई या बोली हुई या पढ़ी हुई बात को टाइम फ्रेम में जाके देखना होता है, तो वहां पे वो क्लियर हो जाएगी। मुकद्दस आप भी अपना कैम और माइक खोल लीजिए प्लीज, आपसे भी बड़ी दिलचस्प बात होती है मेरी। चलें जी, तो यहां तक आए हो कि आपको थोड़ी सी बात क्लियर हुई होगी। तो चलें जी, अब अगली जो नेक्स्ट स्लाइड है उसकी तरफ हम चलते हैं। अच्छा जी, तो मेरा ख्याल है मुकद्दस, स्माइल से पता चल रहा है कि मुकद्दस को बड़ा मजा आ रहा है कि ये अंग्रेजी वाकई रियल अंग्रेजी है। जी सर, दरअसल इस तरह की लाइट चली गई थी तो मैं बाहर दरख्तों के नीचे बैठा था, नहीं नहीं, इसलिए कोई मैं कैम नहीं खोल रहा था। कोई कोई ऐसी बात नहीं। आप पंखा भी, मेरी भी लाइट गई रही है 2 दिन, आज है मेरे ख्याल आज 5:15 बजे फिर चली जाएगी। मैं भी 2 दिन आपको बगैर लाइट के पढ़ा, बल्कि पहले दिन तो हुआ ही हमारे साथ ये था, आपको जी सर। याद होगा। तो ये इन चीजों से अब हमने परेशान नहीं होना कि लाइट चली गई है तो हम क्या करें। कोई अल्लाह ना करे ऐसा मसला ना बन जाए, तो मैं इंशाल्लाह हाजिर हुआ करूंगा। तो आप ये जो सुन रहे हैं मुकद्दस, आपको अच्छा लग जी रहा है? सर। हाँ, मुझे जी थोड़ा सर, सा मैं ये प्रॉपर सुन रहा हूँ। जबरदस्त। अब गागेगी से हट के दी गई, यानी कि जो पीछे हम बात कर रहे थे, गागी गे से हट के दी गई, इन एग्जाम्पल्स के अलावा आइए वर्ल्ड लिटरेचर से एक दिलचस्प मिसाल देखते हैं। अब ये तो मैंने आपको कुछ बताया कि हम फ्यूचर को किस तरह पहचानेंगे। गागेगी भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हो सकता है वो गागेगी पास्ट और प्रेजेंट, तो फिर तो आप फंस गए। फंस ऐसे गए ही कि है। नहीं मुकद्दस? फंस गए सर, फंस गए। बिल्कुल। आप तो क्योंकि वो मेरे मिक्स लिए, हो रहा है, जैसे आपने पिछले जो फिक्रे बताया ना वो बहुत अच्छी एग्जांपल्स थी। जी उनमें बस गा आप, तो था ही नहीं, हाँ लेकिन जी वो बस फ्यूचर आप, के थे। हाँ जी वो टाइम फ्रेम आप देख रहे हैं कि ये टाइम किस टाइम की बात हो रही है। गा भी आ जी जाए सर। तो हमें कोई अर्ज नहीं। अच्छा, तो अब वर्ल्ड लिटरेचर से मैं आपके लिए एक बड़ी दिलचस्प मिसाल लेके आया हूँ। आप भी क्या याद करेंगे कि कैसी कैसी, अब मैं लिटरेचर से मिसाल लेके आया हूँ आपके लिए। ये मिसाल ऑस्कर वाइल्ड के अफसाने दी हैप्पी प्रिंस से ली गई है, जहां एक सवैलो, सवैलो अबाबील को कहते हैं, एक रीड, ये भी एक बर्ड का नाम है, कि इश्क में मुब्तला हो जाता है। ये जो लिटरेचर के मिसाल आपको दे रहा हूँ, ये ऑस्कर वाइल्ड का एक अफसाना है, दी हैप्पी प्रिंस। वहां एक करेक्टर है उसका सवैलो, अबाबील को कहते हैं, ये जो नहरों पे नजर आते हैं। और रीड भी एक परिंदे का नाम है। तो सवैलो को रीड से इश्क हो जाता है, लेकिन अभी उसको खुद ही इश्क हुआ है, उसने अभी उससे एक्सप्रेस नहीं किया रीड से। रीड भी एक बर्ड है, तो उसने अभी रीड से इजहार नहीं किया, इश्क में मुब्तला हो जाता है और कुछ यूं मुखातिब होता है, शेल आई लव यू। इधर देखें, जुमले पे जरा मजा लें आप इंजॉय नहीं करेंगे तो मैं भी इंजॉय नहीं करूंगा। मैं इंजॉय करके पढ़ाने और पढ़ने वाला बंदा हूं। देखें वो सर क्या कह मजा रहा ही है। इसलिए आता है। हाँ जी, शेल आई लव यू, देखें उसका जुमला जरा सुने। रीड उसके सामने आई है और वो उससे क्या कह रहा है, शेल आई लव यू। अब जरा बोंगा सा तर्जमा देखें जो हम लोग करते हैं। अब जरा गागेगी से इसका तर्जमा, क्या मैं तुमसे मोहब्बत कर लूंगा? अब मुझे बताइए क्या बात हुई? ये तो कोई बात ही नहीं है, ये तो कोई कोई बात ही नहीं है। ये किस किस्म की बात है? मैं तुमसे मोहब्बत, क्या मैं तुमसे मोहब्बत कर लूंगा? ओ भाई, पूछ तुम रहे हो और साथ ही ये कह रहे हो क्या मैं तुमसे मोहब्बत कर लूंगा? ये किस किस्म की फजूल बात है? बल्कि इसका तर्जमा क्या है, क्या ये तर्जमा दुरुस्त है? हरगिज हरगिज नहीं। नहीं। ये बहुत ही नाजेबा तर्जमा है। सादा सी बात यह है कि अबाबील, सवैलो यानी कि रीड से मोहब्बत करने की इजाजत तलब कर रहा है, और उर्दू में इसका तर्जमा यूं है, क्या मैं तुमसे मोहब्बत कर लूं? अब देखें जरा, इसको सुने। की एग्जैक्टली। तो नहीं ना, अभी अभी करनी है। इधर देखें, फ्यूचर की सेंस आपको दे रहा हूं, की नहीं अभी, की नहीं, बल्कि क्या कह रहे ऐसे हैं, ही है। यार मैं तुमसे मोहब्बत कर लूं, मैं तुमसे मोहब्बत कर सकता हूं। अब जब सकता हूं आया तो फौरन आपका जहन धड़ाम से चला गया कि ये तो कैन है। यार ये कैन कुड इन्हां चीजां चो निकलो तो फिर अंग्रेजी आएगी।
देखें उसने अभी मोहब्बत की नहीं है, अभी उसको वन साइडेड उससे लव है, तो उससे क्या बात कर रहा है। ये मैंने लिटरेचर से पीस आपके लिए लिया है। पहला लव यू, क्या मैं तुमसे मोहब्बत कर लूं, यानी कि क्या मैं तुमसे मोहब्बत कर सकता हूं। अब देखें, सकता हूं आप कहेंगे नहीं सर इसमें तो विला है, आप कह रहे हैं सकता हूं, ये तो अजीब बात है। नहीं भाई, लैंग्वेज को समझें, ये हम बड़ी स्टूपिडिटीज में घिरे हुए हैं। तो देखें, मोहब्बत कर लूं, कहां गई बात, फ्यूचर में ऐसे ही की सर, नहीं गा है। को हटाने से बड़ा मतलब फ्यूचर चेंज हो में, गया फिक्रे का। फ्यूचर में। हाँ, फ्यूचर में अभी हुई नहीं, अभी उसने की नहीं, अभी तो कह रहे मैं कर लूं, अभी आने वाले वक्त की बात कर रहा है, जो जब वो इजहार करेगी और वो उससे कहेगी कि हाँ कर लो या ना करो या नहीं, मैं एंगेज्ड हूं, मैं ऑलरेडी किसी के साथ हूं, ये वो इसीलिए उससे पूछ रहा है क्या मैं तुमसे मोहब्बत कर लूं। हाँ जी, लिटरेचर का भी मजा लें ना, देखें आपको पता चलेगा कि हाँ ये रियल सेंस में लैंग्वेज ऐसे पढ़ी जाती है। अच्छा जी, सोचिए कि इस जुमले में टाइम फ्रेम कौन सा है, जो हमने बात कर भी ली। अबाबील ने अभी मोहब्बत की नहीं बल्कि करनी है। करनी है। इस सारी गुफ्तगू का जिस्ट, जिस्ट कहते हैं निचोड़ को, GIST, ये है कि हमें फ्यूचर को समझने के लिए गा, गी, गे की जाए कहे गए जुमले के टाइम फ्रेम को देखना होता है, जो पीछे भी हम बात कर चुके। यानी कि उर्दू जुमले के आखिर में चाहे जो अल्फाज भी आ रहे हों, जैसे मैंने सकना कहा है, क्या मैं तुमसे मोहब्बत कर सकता हूं, ये भी तो फ्यूचर की बात ही वो कर रहा है। हेलो मुकद्दस, देखिए जी अगर जी मैं ये सर। क्या मैं तुमसे मोहब्बत कर सकता हूं, तो ये भी तो फ्यूचर की बात ही है ना। जी सर। हाँ, तो चाहे जो भी अल्फाज आ रहे हैं, आप सिर्फ ये देखेंगे कि जुमले में की गई बात का टाइम फ्रेम कौन सा है। अगर गागेगी का टाइम फ्रेम माजी में है, तो फिर गागेगी भी माजी ही होगा, ना कि फ्यूचर, जो कि आगे जाके इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि माजी में कैसे है। मैं हर चीज एक्सप्लेन करता होता हूँ, आप परेशान ना हो। जब मैं आपको गागेगी माजी में पढ़ाऊंगा तो आपको बाकायदा पूरा पता चल रहा होगा कि ये माजी के लिए है, बाकायदा आपको पता चल रहा होगा। ये नहीं है कि मैं बात करूंगा और आप कहेंगे यार सारे हैं, अब हम इनसे क्या कहें, इन्होंने कह दिया है तो माजी ही होगा। नहीं, ये मेरा वतीरा नहीं है। मैं आपको पढ़ाता हूं, आपको समझ आएगी तो फिर मेरा काम पूरा होगा, अगर आपको समझ नहीं आती तो मेरा काम पूरा नहीं होगा बीइंग टीचर। मेरी बात आप समझ रहे हैं। चलिए जी, अगली स्लाइड की तरफ हम शिफ्ट करते हैं। तो वो है, आइए अब फ्यूचर इन्फिनिटिव की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इन एग्जाम्पल्स में तलबा की तरफ से की जाने वाली अमूमी मिस्टेक्स भी शामिल हैं। यानी कि सिर्फ अब हम फ्यूचर को पढ़ के नहीं गुजर जाएंगे, बल्कि हम कुछ अब ऐसी चीजें करने जा रहे हैं जिनमें वो मिस्टेक्स जो मैं देखता रहता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं तो मेरे सामने बड़ी मिस्टेक्स आती हैं, तो वो भी इसमें शामिल मैंने कर ली है। प्रैक्टिकल मिस्टेक्स, हवाई मिस्टेक्स नहीं, जो तालिब इल्म रोज करते हैं मेरे सामने बैठ के, ताकि आप इन गलतियों को पहचान के बच सकें, ताकि आप भी अगर गलती ऐसी करते हैं, जो करते हैं तालिब इल्म, ये पक्की बात है कि करते हैं, तो आप उससे बच सकें। अच्छा, अब देखें, सिपाही चोर के पीछे भाग रहा है। सबसे पहले तो वो सिपाही को सोल्जर लिख देते हैं बच्चे। अब देखें सिपाही का जो लफ्ज है ना, वो सिपाह से निकला है। सिपाह फौज को कहते हैं। सिपाह कोई भी हो सकती है, वो पुलिस की सिपाह भी हो सकती है, वो आर्मी की सिपाह भी हो सकती है, वो 1122 की भी सिपाह है, वो रजाकारों की भी सिपाह। सिपाह का मतलब होता है फौज, कोई ऐसे ट्रूप्स। आप भी एक सिपाही हैं मुकद्दस, आपकी भी एक सिपाह ट्रैफिक पुलिस की। सिपाही का लफ्ज वहां से है। अब मुझे आप ये बताएं कि क्या सोल्जर, जिसको वो जो लड़ाई के लिए होते हैं सोल्जर, क्या वो चोर के पीछे वो भागता है? नहीं सर, पंजाब पुलिस भागती चोर है। के पीछे, वो चोर को पकड़ना पुलिस का काम है। तो सबसे पहले तो बच्चे ये गलती करते हैं, वो कहते हैं कि सोल्जर विल रन आफ्टर अ थीफ। अच्छा, अब यहाँ पे गलती क्या हुई है आपके ख्याल में? यहाँ पे सोल्जर वाली मैंने बता दी, इसके अलावा क्या गलती है? डिटर्मिनर नहीं लगा सर। जबरदस्त। जब भी देखें, मैन का प्लूरल क्या है? मेन, तो इसका मतलब है ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर से पहले डिटर्मिनर नहीं लगेगा तो वो गलत हो जाएगा। बच्चे ऐसे लिखते हैं। बोलने में कोई हर्ज नहीं, बोलने में मुंह से, यानी कि आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि पुलिसमैन विल रन आफ्टर अ थीफ, कोई हर्ज नहीं, क्योंकि बोलने में कोई आपको पकड़ेगा नहीं कि यार ये तुमने
जुमला गलत बोला है, तुम मेरे कमरे से निकल जाओ, तुम मेरी जिंदगी से निकल जाओ, मैं तुम्हें बुलाता ही नहीं, तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती। नो नो, वो तो आप ये विल भी ना लगाएं तब भी बात समझ आ जाएगी। पुलिसमैन रन आफ्टर अ थीफ, बात समझ आ गई, खत्म। लेकिन लिखने में आप कभी गलती नहीं कर सकते। क्लियर? अच्छा, अब ये देखें, द पुलिसमैन विल रन आफ्टर द थीफ, या आ भी लगा सकते हैं, अ पुलिसमैन विल रन आफ्टर अ थीफ। अब ये ठीक है, चलें जी आगे चलते हैं। वो मुझसे मिलने जरूर आएगा। अच्छा, अब फ्यूचर में कभी कभी आप ऐसे फिक्रे भी पढ़ते हैं जिसमें जरूर लगता है, तो अब बच्चे क्या करते हैं, ही विल मस्ट कम टू मीट मी। अब देखें इसमें क्या गलती हुई, मौजू है कि विल शैल के बाद बेस फॉर्म लगता है, तो फिर ये दरमियान में कहां से आ गया जी, विल भी लगा रहे हैं और मस्ट भी लगा रहे हैं। मस्ट और चीज है, तो हो सकता है इस तरह की गलतियां आप भी करते हो, आपको पता ही ना चलता हो। आप कहते हैं जी चूंकि जरूर आया है तो मैंने मस्ट इसलिए लगाया। नहीं, लॉजिक को पकड़ें। फ्यूचर की लॉजिक क्या है, फ्यूचरिटी की लॉजिक क्या है, विल शैल एंड बेस ऑन, दैट्स ऑल। और दरमियान में कोई चीज नहीं आ सकती। वलीद, आपको समझ आ रही है बात की? यस सर, यस सर। Yes, तो yes, इसका sir. हाँ, ये देखें, मस्ट इसलिए नहीं आ सकता कि विल शैल के बाद ये देखें बेस फॉर्म आ। तो ये देखें, ही शैल कम टू मीट मी, ये Come to शैल meet क्यों me। लगाया, फिलहाल छोड़ दे, मतलब ये जोर देने के लिए लगाया, एम्फेटिक वर्ड है। वैसे हमने तो IV वाला पढ़ा हुआ है। कोई नहीं कोई नहीं, वो सारा कुछ आगे की देखें। बेसिक्स में हम सारे खपरे या रौले नहीं डाल सकते, वो इससे चीजें स्वाम हो जाती हैं और कुछ भी समझ नहीं आता। ये बात जहन में रखें। मैं अपने टीचिंग एक्सपीरियंस आपको चीजें पढ़ा रहा हूँ, मेरा बड़ा एक्सपीरियंस है इन चीजों में कि कहाँ बच्चे गलतियां करते हैं, कब खराबी पैदा करते हैं। तो आप इस जी बारे में आपने वरीड नहीं होना। और ये मेरा वो एक्सपीरियंस नहीं है जो बाकी टीचर्स का है। देखें, आपको आज फ्यूचर का कैसा मजेदार बताया, ये एक्चुअली टेंसेस की सी है। तरफ हमारा पहला लेक्चर है। और एक मजे की बात जो आपने फिर गौर करनी है कि मैंने आपको ये नहीं कहा कि आज हम पढ़ रहे हैं पहला टेंस। पहला टेंस होता है प्रेजेंट इंटेंस। जी सर, ऐसी है। मैंने आपको ये बाकायदा बताया कि ये स्टूपिडिटी है कि कोई पहला टेंस भी होता है, ये कोई दूसरा टेंस भी होता है, कोई तीसरा भी होता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लैंग्वेज है, सही है। पढ़नी है, सीखनी है। मैं आपको फ्यूचर से सिखा रहा हूँ, मुझे पता है मैं क्यों फ्यूचर से सिखा रहा हूँ। मैं कोई चीज भी इलॉजिकल नहीं कर रहा होता। अगर मैं फ्यूचर आज आपको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे इसकी वजह भी पता है। क्लियर हो गया? अच्छा, यस सर। अब ये देखें, पाकिस्तान दिन दोगुनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान विल टू प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स। अब होता ये है कि नीचे डिक्शन लिखा हुआ होता है, उसमें ये टू भी ऐड होता है, जो आगे जाके आपको पता चलेगा कि ये टू क्या होता है। तो बच्चों ने क्या किया, वहां से उठाया टू और इधर लगा दिया। और जब उनसे कहा कि बेटा आपने ये क्यों लगाया, तो वो कहते सर वोकैबुलरी में लिखा हुआ था टू प्रोग्रेस या टू मेक प्रोग्रेस। आपके ख्याल में इसमें क्या गलती है, लॉजिक से मुझे जवाब दें। सर वो हमने पढ़ा है कि विल शैल मतलब उसके विल शैल के बाद बाद भी बेस फॉर्म, ये बेस देखें, फॉर्म आनी है। लिहाजा ये कैसे आ गया जी दरमियान में। हाँ जी, ऊपर वाले फिक्रे का भी यही सेम था। बिल्कुल सही। यानी कि आपने क्लैरिटी से हर सोचनी है, जिस तरह मैं कल परसों से आपको बता रहा हूँ कि हर चीज को आपने जिस तरह मैं बता रहा हूँ क्लैरिटी से सोचेंगे तो आपको मजा आएगा। तो इसका मतलब है जी ये गलत लिखा हुआ होता है वोकैबुलरी में, लिखा रहने दें। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत लिखा हुआ, वो गलत लिखा होता तो मैं आपसे कह देता कि वो गलत लिखा होता, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन आप उस टू को उठा के यहाँ लगाएंगे तो वो आपकी गलती। सिर्फ विल शैल के बाद बेस्ड ऑन। तो बेस पाकिस्तान विल प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स, ये ओरिजिनल मैंने उसको लिख भी दिया है। और लीप्स का मतलब होता है, लीप का मतलब होता है छलांग, जिस तरह लीप ईयर कहते हैं, 4 साल जी बाद एक छलांग लगती है। और हाँ जी, एक बाउंड का दिन की। मतलब भी छलांग होता है। तो लीप का मतलब भी छलांग है और बाउंड, यानी कि पाकिस्तान छलांगे मारता हुआ तरक्की करेगा। मुहावरातन हम इसको कह देंगे दिन दुगनी रात चौगनी। यानी कि छलांगे जी सर। मारता हुआ तेजी से बंदा जाता है ना, इंसान या कोई चीज छलांगे मारता हुआ क्या। जी तो सर। लिहाजा अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान छलांगे मारता हुआ तरक्की करेगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो हमारे यहाँ उसका मुहावरा है दिन दुगनी रात चौगनी। लेकिन मैंने आपको लीप का भी बता दिया कि ये नाउन है और बाउंड का भी बता दिया कि ये नाउन है, और ये उनका प्लूरल है छलांगे छलांगे। अच्छा, हाँ जी। वो फिल्म देखने सिनेमा जाएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन सिनेमा होता है, सिनेमा, सिनेमा नहीं होता, सिनेमा, सिनेमा। प्रोनाउंसिएशन भी आपके ठीक होते जाएंगे। ही विल गो टू सिनेमा टू वॉच अ फ्लिक। फ्लिक जो है ये फिल्म को कहा जाता है, फिल्म भी कह सकते हैं, मूवी भी कह सकते हैं और फ्लिक भी कह सकते हैं।
ये फ्लिक को फ्लिक क्यों कहते हैं ये फिर आइंदा कभी इंशाल्लाह। अच्छा, अब इसमें जरा आपने देख के बताना है कि क्या गलती हुई है इस जुमले में। डिटर्मिनर की गलती है सर। जबरदस्त। सिनेमा की जमा सिनेमाज है, सिनेमाज। तो जी, इसका तो मतलब ये है सिंगुलर है। हर सिंगुलर नाउन से पहले दी नहीं कहना आपने, ये फिर गलती हो जाएगी। कल आपको डिटर्मिनर्स की, कल या परसों पूरा एक ग्रुप पढ़ाया गया, वो सारे ही डिटर्मिनर्स आपने कहने हैं। कल मैंने वजाहत कर दी थी कि आर्टिकल भी डिटर्मिनर है, पोजेसिव एडजेक्टिव भी डिटर्मिनर है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी डिटर्मिनर है, और इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स भी डिटर्मिनर है। सबको डिटर्मिनर कहेंगे। हाँ, लेकिन अलग अलग भी जरा ये जहन में रखिए ताकि कभी अगर जरूरत पड़े तो हम अलग अलग भी उनको समझ सकें। चलें जी, आगे है नोट। शैल इज यूज्ड आई एंड बी। ये तो खैर आपको पता है, लेकिन बीइंग टीचर वो थोड़ी सी ड्यूटी भी बनती है कि आपको बता दिया जाए। तो जब शैल लगता है तो वो आई और वी के साथ लगता है, एंड विल इज यूज्ड विद ऑल द रेस्ट ऑफ प्रोनाउंस एंड नाउन्स। लेकिन मैंने आपको पीछे बता दिया कि ये कोई पाबंदी नहीं है कि आई और वी के साथ आपने शैल लगाना है। ये नोट कर लें बात। ये एवं ही आपको डराया हुआ है टीचर्स ने, रवायती किस्म के टीचर्स ने, जिनको इंग्लिश आती कोई नहीं, कि आई और वी दे नाल शैल ही लाओ नहीं तो तुहानू डंडे पैणगे। नो, हाँ लगा दें तो कोई हर्ज नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, लेकिन आप अगर ये जहन में बिठा लें कि पता नहीं बिल लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, ऐसी कोई अंग्रेजी में चीज नहीं है। मुकद्दस आपको बात समझ आई? जी सर, मैं नेट का कोई इशू आ रहा है थोड़ा सा। ये साउंड आ रहा है, ये कोई गली में गुजर रहा है, तो मैं इसको मैं होल्ड करिए, इसको बंद करवा लूं। ओ भाई जी, ये स्पीकर बंद करो। हेलो जी। जी सर, ठीक है। मैंने ये नहीं कहा कि विल और शेल का इस्तेमाल आई और वी के साथ नहीं करना चाहिए, मैं भी आपको यही बता रहा हूँ। ये देखिए कि शेल अगर लगाना है तो कहाँ लगा सकते हैं, आई आई और एंड वी विल। के साथ। लेकिन आई और वी के साथ अगर आप विल भी लगाते हैं तो देयर इज नो इशू। कोई उसमें मानी का फर्क नहीं पड़ता, कोई सेंस का फर्क नहीं पड़ता। मानी और चीज होती है, सेंस और चीज होती है, जो आगे जाके इंशाल्लाह पता चलेगा। तो बस ये एक थोड़ा सा फर्क था। टू मेक अ स्ट्रेस ऑन द गिवन स्टेटमेंट, शैल इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ विल एंड विल इन प्लेस ऑफ शैल। लेकिन होता यह है कि रवायती तौर पे चूंकि आई और वी के साथ हम शैल यूज करते हैं और बाकी तमाम नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ हम विल यूज करते हैं, तो जब जोर देना होगा तो जहां पे मस्ट अड़ा दिया था उस शागिर्द ने, उन तालिब इल्म ने, तो वहां पे आप विल लगा देंगे और विल की जगह पे आप शैल लगा देंगे। लेकिन मैंने आपसे कहा कि कोई इसमें हर्ज नहीं है, आप जोर देने के लिए और भी अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। विल शैल की पाबंदी नहीं है, ये मॉडर्न अंग्रेजी आपको पढ़ाई जा रही है, आपने ध्यान रखना है। मसलन आप कहते हैं कि वो मुझसे मिलने जरूर आएगा, तो आपने जरूर कहना कि ही शैल कम टू सी मी, आप ये कह लें ही विल कम टू सी मी फॉर श्योर, ये श्योरली। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? आप कोई और लोग। जी जी सर अगर जी विल जी हम यूज कर रहे हैं ही विल, तो फिर उसके साथ श्योरली क्यों यूज करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी विल एम्फेसिस के लिए यूज कर रहे हैं। नहीं मैं आपको वही बात कर रहा हूं कि ये कोई पाबंदी नहीं है कि विल और शैल को, वही तो आपको समझाया जा रहा है और उसी का हल मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा सवाल आपने किया है, मैं उसी का ही तो हल बता रहा हूं कि ये हम एवं ही फंसे हुए। देखें, आप शोर लगाएंगे तो वही बात हो जाएगी ना कि जरूर आएगा। मैं वो यस आपको सर। एक, हाँ, ये चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कोई पाबंदी नहीं है कि आपने विल की जगह पे शैल, शैल की जगह पे विल लगाना है तो जोर आएगा। आप श्योर लगा लें, आप एब्सोल्युटली लगा लें, ठीक है ना, आप फॉर श्योर लगा लें, आप कुछ भी लगा लें, कोई ऐसा मसला नहीं बनेगा। अंग्रेजी से डरने की जरूरत नहीं है, स्पेशली मुझसे पढ़ने के बाद आपको घबराने की जरूरत नहीं। बस ये आपने अपना फर्ज ये अदा करना है कि आप पढ़ते रहिए, इन वीडियोस को आप लाजमी देखा करें, ताकि आपको चीजें जब दोबारा उनको आप देखते हैं तो वो रेपिटेशन में आके आपके जहन में और ज्यादा गहरी इम्प्रिंट हो जाती हैं, और ज्यादा गहरा इंप्रेशन बनाती हैं, और आपके माइंड की जो वर्केबिलिटी है, अंडरस्टैंडेबिलिटी है, वो ज्यादा इंप्रूव होती है। जाहिर है ये तो एक दफा आप चीज सुन रहे होते हैं ना, यानी कि लेक्चर हो गया और लेक्चर खत्म हो गया। फिर जब आप इसको रिपीट देखते हैं, किसी फुर्सत में भागम भाग में नहीं देखना, तो फिर ये आपके जो है
अच्छा इंप्रेशन आपके माइंड में बनाती हैं, चीजें दोबारा से आपको आने लगती हैं तो आप याद कर लेते हैं। तो आज ऐसे का ही है सर, हमारा बड़ा जी जी आप बेहतरीन हो जाता है जब हम दोबारा देखते हैं ना वीडियोस, तो सर दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं रहती, एकदम हाँ ज़हन नशीन हो जाता है। आप मुझे फीडबैक भी थोड़ा बहुत, फीडबैक ये नहीं होता कि आप मेरी तारीफ करने बैठते हैं, मैं इसको फीडबैक नहीं समझता। मतलब आप अगर ये कहेंगे कि सर आप अच्छा पढ़ाते हैं तो वो तो मुझे ऑलरेडी पता है कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ तो मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर जिस दिन मुझे ये पता चले कि मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा तो आप यकीन करें मैं छोड़ दूंगा ये काम। आप इस तरह की बात कोई किया करें जिससे मुझे पता चले कि आप इसको अंडरस्टैंड बिलफर्ज कर रहे हैं, या आप पढ़ने से खुश हैं अपने, या आप समझ रहे हैं कि सर हमें समझ आ रही हैं चीजें, या आप मुझे कहते हैं कि सर अगर यूं करके ये बात हो जाती तो ज्यादा बेहतर होता, या सर ये इस तरह नहीं होना चाहिए था जो आज हुआ है। इससे क्या पता चलता है, इससे रहनुमाई मिलती है। मैं अपने स्टूडेंट्स को बाकायदा इन चीजों का आदी करता हूं कि वो फीडबैक दें। चूंकि हमारे यहाँ तालिब इल्मों को इन चीजों का आदी नहीं किया जाता, वो डरे रहते हैं, वो घबराए रहते हैं टीचरों से। डरने की जरूरत नहीं, आप खुल के बात कर सकते हैं कि सर ये लेक्चर अगर इसमें ये बात यूं करके आप कर देते तो वो फिर मेरे लिए ये हो जाएगा कि आइंदा लेक्चर के लिए मैं उसको नोट कर लेता हूं अपने ब्रेन में कि अच्छा अच्छा ये एक बात हुई थी तो यूं करके मैं इसको अगर कर लूंगा तो वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तो आपका जो एक्चुअली फीडबैक है वो तारीफ, कोई फीडबैक नहीं होता। तारीफ भी कर सकते हैं, मैं रोक नहीं रहा, लेकिन निरी तारीफ आप रोज करेंगे तो मुझे उससे क्या मिलेगा या आपको उससे क्या मिलेगा? हमें कोई बेनिफिट नहीं उससे। आप कोई ऐसा फीडबैक दीजिए जिससे आपको भी मजा आए। मसलन आप कह सकते हैं कि सर मेरा जहन वाकई खुल रहा है तो मुझे पता चलेगा कि मैं ठीक जा रहा हूं। या आप कह रहे हैं कि सर मैं कुछ इस बात से परेशान हो गया हूं वगैरह वगैरह, तो मुझे पता चलेगा कि अच्छा ये बात किसी के जहन में ये इंप्रेशन लेके आई। तो ये फीडबैक होता है। तो इस तरह का फीडबैक जब भी फुर्सत मिले, मैं ये नहीं कहता कि फौरन ही शुरू हो जाए करें, जब भी फुर्सत मिले देना चाहें तो दे लें, ना दें तो तब भी खैर है, लेकिन कोशिश करें कि फीडबैक आ जाया करे आपका हमारे ग्रुप में, ठीक है। चलिए जी, अब मैं आपको दी लर्नर्स अकेडमी ऑनलाइन की तरफ से सब पार्टिसिपेंट्स को अल्लाह हाफिज कहता हूँ। इंशाल्लाह कल एक नए दिलचस्प टॉपिक के साथ, ये शोर रखा करें कि टॉपिक बड़ा दिलचस्प हुआ करेगा हमेशा। सर यही तो बात है, हम हाँ जी, इंतजार करते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे, तो हमें बड़ा मजे क्यूरियोसिटी का रहती है। टॉपिक कल भी हम पढ़ेंगे, तो आपके जहन इंशाल्लाह खुलने जा रहे हैं, आइंदा कुछ ही दिनों में बहुत खुल जाएंगे इंशाल्लाह। तो मुझे भी अच्छा लगता है अगर आप वेट करते हैं, मैं वाकई उससे खुश होता हूँ कि मेरे तालिब इल्म मेरा वेट करते हैं। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। खुश रहिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।